दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ध तरंग दृष्टिकारी, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इसमें हम पहले जो हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ा था उसमें हमने दो ट्रांसफॉर्मर की दो कुंडली काम में ली थी। इसी में भी हम दो कुंडलियां काम में लेंगे, ये और ये दोनों स्थिति सेम रहेगी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल आधी तरंग का ही दृष्टिकरण हो पाता है, और जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पूर्ण तरंग का दृष्टिकरण होता है। इसमें हम देखो एक दोनों ट्रांसफॉर्मर की दो कुंडली ली जाती है। दोनों कुंडलियों में अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल एक ही डायोड होता है, जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे हुए होते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर की ए सिरे पर ट्रांसफॉर्मर की प्रत्यावर्ती धारा के कारण P1 सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र आएगा, तो अन्योन्य चक्रण के कारण, अन्योन्य प्रेरण के कारण B1 सिरे पर धनात्मक चक्र आएगा। जब प्राथमिक कुंडली के P1 सिरे पर प्राथमिक कुंडली के P1 सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र आएगा, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण ए सिरे पर धनात्मक चक्र आएगा। जब P1 सिरे पर ऋणात्मक चक्र आएगा तो स्व प्रेरण के कारण, देखो पहले एक ही कुंडली है तो इसका इसी कुंडली में स्व प्रेरण के कारण धनात्मक चक्र आएगा। जब अब बी सिरे पर अन्योन्य प्रेरण के कारण यहाँ पर धनात्मक चक्र आएगा, तो यहाँ ऋणात्मक चक्र आएगा। जब P1 सिरे पर ऋणात्मक चक्र आएगा तो अन्योन्य प्रेरण दूसरी कुंडली पर ए सिरे पर धनात्मक चक्र आएगा, ये धनात्मक चक्र रह जाएगा। और P1 सिरे पर जब ऋणात्मक चक्र आएगा तो स्व प्रेरण के कारण Q सिरे पर, प्राथमिक कुंडली के Q सिरे पर धनात्मक चक्र आएगा, और दूसरी कुंडली के B1 सिरे पर अन्योन्य प्रेरण के कारण ऋणात्मक चक्र आएगा। जब इस पर धनात्मक चक्र आएगा तो इस पर ऋणात्मक चक्र आ जाएगा अन्योन्य प्रेरण के कारण। जब ए सिरे पर धनात्मक चक्र आता है तो D1 डायोड अगर वाइसिंग अवस्था में रहेगा और D2 डायोड पश्चिम वाइसिंग अवस्था में रहेगा। अब देखो, जब A1 सिरे पर धनात्मक चक्र आएगा तो D1 डायोड अगर वाइसिंग अवस्था में रहेगा। इस अवस्था में धारा प्रवाहित होगी, तो D1 डायोड के कारण धारा प्रवाहित हो जाएगी। D1 Z Y लोड प्रतिरोध RL Y और C, इसके कारण धारा प्रवाहित हो जाएगी। जब ए सिरे पर ऋणात्मक चक्र आएगा तो D1 और D2 डायोड की दिशा परिवर्तित हो जाएगी और D2 डायोड अग्र वाइसिंग अवस्था में रहेगा। जब D2 डायोड अग्र वाइसिंग अवस्था में रहेगा तो धारा प्रवाहित होगी। तो जब ए सिरे पर जब ऋणात्मक चक्र आएगा, क्या कह सकते हैं, जब ए सिरे पर ऋणात्मक चक्र आएगा तो D2 डायोड और D1 डायोड की दिशा बदल जाएगी और D2 डायोड अग्र वाइसिंग अवस्था में रहेगा, फॉरवर्ड वाइस अवस्था में रहेगा, तो इससे धारा प्रवाहित होगी। तो धारा इस बार प्रवाहित रहेगी D2 डायोड के कारण। D2 से Z X RL लोड प्रतिरोध Y और C, इस प्रकार की बार धारा D2 Y Z Y RL Y और C से धारा प्रवाहित हो जाएगी। यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में चाहे डायोड अग्र वाइसिंग D1 डायोड में या ए सिरे पर धनात्मक चक्र आए या ऋणात्मक चक्र आए, दोनों ही स्थितियों में धारा प्रवाहित रहेगी। अब देखो, तो इस प्रकार ये आपका रहेगा। तो देखो इसमें ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ऐसी धाराएं वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं। इस प्रकार ऐसी धारा चलती है, अल्टरनेट करंट। अगर इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के द्वारा, तो देखो चाहे प्लस चक्कर का हो या माइनस का हो,
ये कुछ इस प्रकार ही बनेगा, यानी दोनों स्थितियों में धारा डीसी में कन्वर्ट रह जाएगी। ये रह जाएगी T1 के लिए। इस प्रकार जैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल जब नीचे वाले माइनस चक्कर होता है तो उस माइनस वाले चक्कर के अंदर यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल आधि तरंग का ही दृष्टिकरण हो पाता है, जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पूरी की पूरी तरंग का दृष्टिकरण हो पाता है। अब आगे करते हैं अब हम निकालेंगे, अब हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए कुल धारा का मान निकालते हैं। देखो कुल धारा का मान, कुल धारा का मान I बराबर VS RS RF और RL। VS का वैल्यू हमारे पास जो उसमें थी, VS इक्वल टू बता हमारे पास EM साइन ओमेगा T और R प्लस R RS और RF इक्वल टू हमारे पास था R। अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए VS RF का मान सेम ही रहेगा। तो I बराबर हो जाएगा EM साइन ओमेगा T R प्लस RL। ये वैल्यू I की वैल्यू है ये आधी तरंग के लिए, यानी I1 का मान। I1 का मान हमारे पास ये रह जाएगा 0 से लगाकर T/2T के रूप में। और जब जो आधी तरंग है उस आधी तरंग की वैल्यू I2 का मान EM साइन ओमेगा T R प्लस RL ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव में रह जाएगी और ये T/2 से T तक की लिमिट के अंदर रहेगी। ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। जो ये था हमारे पास जब धनात्मक चक्कर आएगा तो D1 डायोड के लिए, और जब ऋणात्मक चक्कर के लिए था तो D2 डायोड के लिए। तो D1 और D2 डायोड दोनों स्थितियों में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब ऋणात्मक चक्कर का था तो इसको ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया गया है। तो हमारे पास I1 और I2 की धारा का मान ये था। अब हम परिणामी धारा निकालते हैं। परिणामी धारा का मान रह जाएगा IDC इक्वल टू I1 प्लस I2। ये परिणामी धारा का मान रह जाएगा। तो देखो IDC इक्वल टू कुल धारा का मान है वह रह जाएगा I1/T डॉट dt और लिमिट रह जाएगी 0 से T के बीच में। तो देखो IDC इक्वल टू 1/T, लिमिट रह जाएगी 0 से T। I का मान I1 और I2 है, तो I1 की वैल्यू हमारे पास ये थी और इसके अंदर ये EM साइन ओमेगा T R प्लस RL है। तो देखो EM R प्लस RL, इसकी वैल्यू रह जाएगी हमारे पास IM। तो ये हमारे पास वैल्यू जो I1 की वैल्यू रह जाएगी, इसमें रह जाएगा I1, तो लिमिट रह जाएगी T/2 के लिए, और दूसरी तरंग के लिए रह जाएगा लिमिट रह जाएगी T/2 से लगाकर T तक I2 dt, और आगे IDC इक्वल्स टू 1/T, लिमिट हमारे पास रहेगी 0 से T/2, और ये रहेगी I1 की वैल्यू हमारे पास ये थी। I1 की वैल्यू EM साइन ओमेगा T R अपॉन RL, E अपॉन R प्लस RL की वैल्यू हमारे पास है IM। तो ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास IM साइन ओमेगा T डॉट dt, और दूसरी के लिए ये लिमिट रह जाएगी 0 से T/2 से लगाकर T तक, और ये रह जाएगी IM साइन ओमेगा T डॉट dt। दोनों में IM कॉमन रह जाएगा। तो आगे निकालते हैं हमारे पास। देखो IDC इक्वल्स टू IM अपॉन T। अब देखो इनका समाकलन और लिमिट लगाते हैं। अब देखो लिमिट रह जाएगी 0 से T/2, और इसका समाकलन है साइन ओमेगा T का। तो साइन ओमेगा T का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा T अपॉन ओमेगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से T/2।
ये जो है I2, ये I2 रहेगा नेगेटिव में, इसके कारण डी ऋणात्मक चक्कर के कारण है, इसका मान रह जाएगा ऋणात्मक, और दोनों जुड़ेंगे, I1 और I2 जुड़ेगा, लेकिन ये चिन्ह है ये वाला माइनस में रहेगा, IM इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो इसमें लिमिट रह जाएगी t से t/2 से t तक, और साइन ओमेगा t है उसका समाकलन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट लग जाएगी t/2 से t तक में। अब देखो I DC इक्वल्स टू आई एम अपॉन टी, इन दोनों में से ओमेगा आ जाएगा कॉमन, और लिमिट लगाते हैं, लिमिट इसमें t/2। अब देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो हम ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई, यहाँ पर ओमेगा इससे गुणा होकर आ जाएगा 2 पाई, तो हम देखो इसमें निकालते हैं, ओमेगा आ जाएगा कॉमन, इसके अंदर माइनस टी की जगह 2 पाई टी लगाते हैं हम, माइनस ओमेगा कोस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, और टी की जगह लिमिट t/2, ये रह जाएगी 1 में ये, अब हमारे पास रह जाएगी 0, तो कोस यहाँ रह जाएगा ये माइनस, और लोअर लिमिट में फिर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे रह जाएगा कोस 0, ये हमारे पास पोजीशन रह जाएगी, इसमें t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा कोस पाई, कोस पाई का मान होता है -1, कोस पाई का मतलब 180 डिग्री, ऐसे से माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस में, तो हम इसकी लिमिट लगाते हैं कोस टी, यहाँ पे देखो जब लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा टी आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे कोस ओमेगा टी 2 पाई का मतलब 360 डिग्री पर इसका हो जाएगा कोस 2 पाई 360 डिग्री पर। अब लोअर लिमिट यानी माइनस में कोस, जब t/2 लगाते हैं तो देखो सेम पोजीशन ये की रह जाएगी t/2, तो आ जाएगा इसमें कोस पाई, ये वैल्यू आ जाएगी दोनों में। अब देखो इसमें निकालते हैं IDC इक्वल्स टू आई एम अपॉन टी ओमेगा। अब देखो यहाँ पर कोस पाई का मतलब 180 डिग्री का मान माइनस का 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, कोस 0 का मान ऑलरेडी 1 होता ही है, कोस 2 पाई 360 पर 0 डिग्री इसका मान 1 होता है, ये माइनस 100 डिग्री फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये रह जाएगा मान, तो ये रह जाएंगे 4 पाई। तो IDC इक्वल्स टू आई एम 4, टी का मान टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा, ऊपर टी से टी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई एम अपॉन पाई। ये धारा का परिणामी मान हमारे पास आया था IDC बराबर 2IM अपॉन पाई, जबकि हमारे पास IM की वैल्यू हमारे पास थी EM R प्लस RL और पाई के रूप में, ये हमारे पास IDC की वैल्यू थी। अब निकालते हैं हम स्पंद धारा का वर्ग माध्य मूल मान, स्पंद धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS का स्क्वायर 1 अपॉन टी लिमिट 0 से t, और ये होता है IDT। ये हमारे पास स्पंद धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, और वर्ग धारा हमारे पास दोनों है 0 से t/2 तक की लिमिट में और t/2 से t तक की लिमिट में। तो हम निकालते देखो IRMS का स्क्वायर 1/t 0 से t तक लिमिट है, I की वैल्यू हमारे पास IM sin ओमेगा t डॉट dt, और वर्ग माध्य मूल मान में हमारे पास ये रहेगी I स्क्वायर के रूप में, तो ये हमारे पास स्क्वायर में रहेगा, तो ये पूरे का मान स्क्वायर में हो जाएगा। तो देखो IRMS का स्क्वायर 1 अपॉन टी 0 से t/2, और देखो इन दोनों में एक बार हम t/2 के रूप में लेते हैं, ये रह जाएगा IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt, और दूसरा रह जाएगा t/2 से t IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt। ये हमारे पास दोनों रह जाएंगे, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर, दोनों में IM स्क्वायर है,
तो आई एम स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, आई आर एम एस का स्क्वायर कॉमन, आई एम स्क्वायर कॉमन अपॉन टी, लिमिट लग जाएगी 0 से t/2, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका समाकलन करेंगे तो इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 डॉट डी टी, और प्लस t/2 से t तक 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 डॉट डी टी। ये हमारे पास रह जाएंगे दो फॉर्मूले, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर आई एम स्क्वायर बाई 2t, ये आ जाएगा। और हम अब इसमें देखो यहाँ पर है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, कोस का समाकलन साइन के रूप में होता है, और जब हम लिमिट लगाएंगे t/2, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा टी की वैल्यू रहेगी 2 पाई। जब t लगाएंगे t/2 लगाएंगे तो पाई आएगा, और जब t लगाएंगे तो 2 पाई आएगा। तो पाई और 2 पाई, इन दोनों स्थितियों में साइन जो इसका समाकलन रहेगा, साइन में पाई और 2 पाई 180 डिग्री और 360 डिग्री पर 180 और 0 डिग्री, दोनों स्थितियों में साइन की वैल्यू 0 होती है, तो लिमिट केवल इस पर लगेगी, लिमिट इस पर लगेगी। तो यहाँ पर देखो 0 से t/2 है तो केवल ये रह जाएगा t/2, और 2 आ गया कॉमन। सेम स्थिति इसमें लिमिट t से t/2 है, ये लोअर लिमिट है तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट करेगी तो t/2 आ जाएगा, और दोनों इसमें एक का हो जाएगा t, तो लिमिट केवल इस पर लगेगी, तो ये रह जाएगा सेम पोजीशन में आई एम का स्क्वायर 2t, और ये रह जाएगा t/2, ये इसमें लिमिट लग जाएगी। अब इसमें यहाँ पे t/4 है और यहाँ पर भी t/4 है, देखो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 2 गुना हो जाएगा 4, आई एम स्क्वायर 4, दोनों में 4 है। अब देखो ये क्या रह जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर 1/4 होकर जुड़ जाएगा आई एम का स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें है स्क्वायर तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई एम अपॉन √2, और आई एम की वैल्यू हमारे पास थी ई एम आर प्लस आर एल 1/√2, तो हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू ये रह जाएगी। अब हम निकालते हैं स्पंद धारा का वर्गमूल मूल मान में, ये फॉर्मूला था, इसमें दोनों की मान रख दी गई, लिमिट 2 बार लगा दी 0 से t/2 से t तक, और आगे की पोजीशन ये थी, ये है हमारे पास आईडीसी की वैल्यू है, और ये हमारे पास आईआरएमएस की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को काम में लेते हैं हम रिफिल फैक्टर उर्मिका गुणांक में। तो आगे की स्थिति देखते हैं। उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक होता है लोड में कुल शक्ति बराबर एसी की शक्ति प्लस डीसी की शक्ति, और कुल शक्ति का मान होता है आई आर एम एस का स्क्वायर आर एल का स्क्वायर, और एसी का होता है आई ए सी आर एल का स्क्वायर, और डीसी का होता है आई डी सी का स्क्वायर आर एल का स्क्वायर। इन दोनों में तीनों में आर एल है कॉमन आकर कट जाएगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई ए सी का स्क्वायर आई डी सी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हमें निकालना है उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक है उसको हम लिखते हैं आर, आर बराबर होता है आई ए सी अपॉन आई डी सी, ये होता है उर्मिका गुणांक फैक्टर, रिफिल फैक्टर, यानी ए सी और डी सी का अनुपात के रूप में होता है। तो हम इन सब में आई डी सी का स्क्वायर का भाग लगा देंगे, आईडीसी का अगर हम भाग लगा दें तो हमारा उर्मिका गुणांक आई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये आईडीसी से आईडीसी कैंसिल आउट होकर इस तरफ आएगा 1, तो हमारे पास देखो आई ए सी आई डी सी ये रह जाएगा, और ये सेम पोजीशन में आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर, ये कट जाएगा इस तरफ आएगा तो 1, और ये स्क्वायर में था स्क्वायर हटेगा तो रूट में, तो आई ए सी आई डी सी
इक्वल्स टू आई आर एम एस की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, वो थी हमारे पास आई एम स्क्वायर में, तो आई एम स्क्वायर बाई 2। और आई डी सी की वैल्यू हमारे पास थी 2 आई एम का स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ये हमारे पास थी 4 एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये हमारे पास थी इसकी वैल्यू आई डी सी की वैल्यू। और ये माइनस का 1, इन दोनों में आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कट जाएगा, आई डी सी अपॉन आई ए सी अपॉन आई डी सी इक्वल टू रूट पाई स्क्वायर अपॉन 8, इसकी वैल्यू तो हमारे पास थी 0.482। इसको जब परसेंट में लिखेंगे तो 48%, 48% के लगभग रह जाएगा। अब है वोल्टा नियमन की वैल्यू हमारे पास थी वी आर इक्वल टू एन एल माइनस वी एफ एल, ये था। अब देखो एक हमारे पास वोल्टा नियमन में था ई डी सी इक्वल टू आई आर एम एस आर एल। आई आर एम एस की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी ई डी सी अपॉन आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास थी 2 आई एम अपॉन पाई आर एल, ये हमारे पास थी। आई एम की वैल्यू हमारे पास शुरू में ई डी सी इक्वल टू 2, आई एम की वैल्यू हमारे पास थी ई एम आर प्लस आर एल, और जो बाद में रचेगा आर एल अपॉन पाई। अब हम ई एम को बाहर निकालते हैं, आर एल को अंदर लिखते हैं, ई डी सी इक्वल टू 2 पाई ई एम आर एल आर प्लस आर एल। इस इक्वेशन में हम आर को एक बार जोड़ते हैं, आर को एक बार मिटा देते हैं। अब देखो ई डी सी इक्वल टू आर प्लस आर एल, इसके अंदर इसमें भाग लगाएंगे तो रह जाएगा 2 ई एम अपॉन पाई, इसमें हम भाग लगाएंगे तो ये रह जाएगा 1, और इसमें भाग लगाएंगे तो आर अपॉन आर प्लस आर एल, ये हमारे पास रह जाएगा। अब दोनों को हम गुणा करते हैं, ई डी सी 2 ई एम अपॉन पाई माइनस 2 ई एम आर पाई आर प्लस आर एल, ये हमारे पास रह जाएगी। अब देखो ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, ये आई एम की वैल्यू रह जाएगी सेम पोजीशन वापिस, तो हमारे पास रह जाएगी ई डी सी इक्वल टू 2 ई एम अपॉन पाई माइनस, अब देखो 2 ई एम पाई आर प्लस आर एल, ये हमारे पास आई एम की वैल्यू थी, तो ये रह जाएगी आई एम आर, तो ये हमारे पास वोल्टा नियमन की वैल्यू रह जाएगी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमने कुल धारा, स्पंद धारा, वर्ग मध्य मूलमान और वोल्टा नियमन निकाला था। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में और पसंद आया होगा। जय हिंद।